दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हमारे एप्लीकेशन पर हर मंडे टेस्ट होता है। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक टेस्ट होता है। आपको जब भी वक्त मिले आप टेस्ट अटेम्प्ट ज़रूर करें। यदि आपने हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यदि टेस्ट अटेम्प्ट नहीं कर पाए तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि टेस्ट के सभी 25 क्वेश्चन को हम इस वीडियो में विस्तार पूर्वक आपको समझाने वाले हैं। कारण सहित उत्तर बताएंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट ज़रूर करना। हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को आगे फॉरवर्ड इसे ज़रूर करें। चलिए दोस्तों सवाल से शुरू करते हैं। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे ऐसी उम्मीद है। सवाल आपके सामने है, निम्न में से कौन सा कारक कोरोना के लिए जिम्मेदार होता है। साथियों, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में यदि कोरोना की बात की जाए तो कोरोना लाइन वोल्टेज के कारण होता है, सबसे ज़्यादा कारण माना जाता है। जब लाइन वोल्टेज 30 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर से अबव है तो लाइन में कोरोना जनरेट होता है। लेकिन साथ ही कोरोना चालक सतह पर भी निर्भर करता है, और अगर एक स्मूथ सरफेस की बजाय अनियमित और अगर पीटेड पृष्ठ होगा, यानी सरफेस अगर अनियमित होगी और रुक्ष होगी तो उसमें कोरोना अधिक होगा। ये उत्तर सही रहेगा। यानी अगर स्मूथ और एक रेगुलर स्पेस है, मान लीजिए सरफेस पर, या यूं कहें कि एक यूनिफॉर्म स्मूथ सरफेस है तो कोरोना कम होगा, जबकि अनियमित और रुक्ष पृष्ठ यानी इरेगुलर और पिटेड अगर सरफेस है तो अधिक कोरोना उस पर होने की संभावना है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि जो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन होती है उसका आउटपुट रेजिस्टेंस कैसा होता है। कॉमन एमिटर जो होता है इसका आउटपुट रेजिस्टेंस हाई यानी उच्च होता है, इनपुट रेजिस्टेंस लो होता है। ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन की 3 विधियां होती है, कॉमन कलेक्टर, कॉमन बेस और कॉमन एमिटर। कॉमन एमिटर सर्वाधिक उपयोग की जाने वाली विधि है। इसमें इनपुट और आउटपुट 180 डिग्री फेज अंतर पर होते हैं। इसमें करंट गेन, वोल्टेज गेन, पावर गेन तीनों इकाई से अधिक प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि एक अनस्टेबल ट्रांजिस्टर जो होता है उसकी सेल्फ डैमेजिंग क्या कहलाती है। यहाँ तो शुद्ध हिंदी लिखी हुई है कि एक अस्थिर प्रतिरोधारितर का आत्म विध्वंस क्या कहलाता है, लेकिन ये इंग्लिश में अगर देखें तो सेल्फ डैमेजिंग है और अनस्टेबल ट्रांजिस्टर है, तो इसको हम थर्मल रन अवे बोलते हैं। यानी ऊष्मा के कारण हीट उसमें उत्पन्न होती है और हीट के कारण अगर एक ट्रांजिस्टर खुद नष्ट हो जाता है तो उसे ट्रांजिस्टर की सेल्फ डैमेजिंग कहा जाता है। थर्मल रन अवे से बचाव के लिए हम क्या करते हैं, ट्रांजिस्टरों में या जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसमें हीट सिंक का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है, टर्बो अल्टरनेटर का व्यास और लंबाई कैसी होती है। दोस्तों टर्बो अल्टरनेटर स्टीम अल्टरनेटर की तरह ही संरचना में होते हैं और ये हाई स्पीड वाले होते हैं। टर्बो नाम जैसे ही आ जाए तो ध्यान रखें, हाई स्पीड अल्टरनेटर टर्बो अल्टरनेटर की श्रेणी में होते हैं। हाई स्पीड की बात जब भी आती है तो ध्यान रखें, रोटर की कंस्ट्रक्शन सिलेंड्रिकल यानी बेलनाकार होती है और बेलनाकार वालों में केवल 2 पोल होते हैं, ये ध्यान रखें। जिसमें कम पोल हो उसका डायामीटर कम होगा तो लंबाई उसकी अधिक हो जाएगी। हमसे सबसे पहले सवाल डायामीटर के बारे में पूछा है, तो डायामीटर होता है इसका छोटा यानी स्मॉल, और जो एक्सियल लंबाई है वो होती है अधिक। डी उत्तर करेंगे, स्मॉल एंड लॉन्ग। ठीक है, डी उत्तर हो जाएगा, व्यास कम लंबाई अधिक। नेक्स्ट सवाल है कि नमी से अच्छी सुरक्षा उपलब्ध कौन करवा सकता है। देखिए वैसे तो मॉइस्चर से बचाव के लिए लेड शीथ वायरिंग होती है, क्योंकि शीशा नमीरोधी होता है, लेकिन अब इस तरह का ऑप्शन नहीं है तो और जितने भी है उनसे कंपैरिजन करें तो कंड्यूट वाली जो वायरिंग है, क्योंकि इसमें पाइप के अंदर तार होती है, इसलिए नमी से बचाव को
इस वायरिंग को हम मान सकते हैं। डी उत्तर सही रहेगा, कंड्यूट वायरिंग आएगा। अगला सवाल है कि क्रॉस सेक्शन एरिया 0.0004 वर्ग मीटर है और फ्लक्स 600 माइक्रोवेबर है। फ्लक्स घनत्व का मान कितना होगा? दोस्तों, फ्लक्स घनत्व B से दर्शाया जाता है और इसे ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है φ/a, यानी फ्लक्स में एरिया का आपको भाग देना है। ठीक है, दोनों चीज़ें साधारण सी है कि वर्ग मीटर में आंसर देना है तो वर्ग मीटर में दिया हुआ है। बस बात इतनी सी है कि जो फ्लक्स है वो माइक्रोमीटर में है तो 10 की पावर -6 आ जाएगा। कैलकुलेशन करके आप उत्तर का मिलान करना। हमारा जो यहाँ पर आंसर आना चाहिए आई थिंक 150 × 10 की पावर -2 वेबर प्रति वर्ग मीटर आएगा। कैलकुलेशन करके उत्तर का मिलान करना। फॉर्मूला मैंने आपको बताया, उत्तर रहेगा ए सही रहेगा। अगला सवाल है कि टेंजेंट गैल्वेनोमीटर जो होता है वो किस प्रकार का मापी होता है? सामान्यतः इंस्ट्रूमेंट को मोटे मोटी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, जिसमें से एक को बोलते हैं एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट और दूसरे को बोलते हैं सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट, या फिर एब्सोल्यूट को प्राइमरी और जो दूसरे होते हैं उनको सेकेंडरी। यानी 2 कैटेगरी बोल सकते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, या फिर एब्सोल्यूट और सेकेंडरी। तो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर जो होते हैं वो एब्सोल्यूट मीटरों की श्रेणी में होते हैं। निरपेक्ष मापी वो होते हैं जो केवल हमें प्रेजेंस बताते हैं किसी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी की, वो हमें उसकी क्वांटिटी नहीं बताते, मात्रा नहीं बताते कितनी है। जैसे टेंजेंट गैल्वेनोमीटर हो गया, ये हमें विक्षेप देकर दर्शाता है कि करंट है या नहीं। जैसे फेज टेस्टर हो गया, कंपास नीडल हो गई, ये सब इसी में आते हैं। अगला हमारा सवाल है कि एक इंडक्शन मोटर में यदि स्लिप का मान नेगेटिव है तो मोटर किसकी भांति काम करती है? जब स्लिप नेगेटिव होती है तो मोटर एज ए जनरेटर बिहेव करती है, और ये मैंने पहले भी कई बार सवाल करवा रखा है। इंडक्शन मोटर के 3 ऑपरेशन होते हैं, ब्रेकिंग मोड, जनरेटिंग मोड और मोटरिंग मोड। ठीक है दोस्तों, इन पर मैंने अलग से थ्योरी की क्लास दी हुई है, इंडक्शन मोटर की प्लेलिस्ट में जाकर आप इसको देख सकते हैं। अगला सवाल है कि एक साइन वेव वोल्टेज में पीक वैल्यू 20 वोल्ट है तो पीक टू पीक कितना होगा? पीक टू पीक जो है इसका जस्ट 2 गुना होता है। अगर पीक वैल्यू 20 है तो पीक टू पीक 40 हो जाएगा। सिंपल सा सवाल है। अगर आरएमएस निकालना होता तो 7.07 हो जाता। नेक्स्ट सवाल है कि किसी भी विद्युतीय व्यवस्था में डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड और विभिन्न प्लग और विभिन्न उपकरणों के बीच चल रहे कंडक्टर को क्या कहा जाता है? डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में अर्थ वाला वायर साथ में भेजा जाता है और इसको हम ECC यानी अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर बोलते हैं। डी उत्तर सही होगा, ECC इसका ऑप्शन रहेगा, अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर आएगा। अगला सवाल स्टेडियन की इकाई पूछा है, स्टेडियन किसकी इकाई ये पूछा है। तो स्टेडियन जो है ये ठोस कोण की इकाई होती है, प्रदीप्ति वाले चैप्टर में है। प्लेन एंगल जो है इसकी इकाई रेडियन होती है, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडला, ल्यूमिनस फ्लक्स की ल्यूमेन होती है। डी उत्तर सही रहेगा, सॉलिड एंगल इसका उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि फुल वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी कितनी होती है। फुल वेव रेक्टिफायर 2 डायोड वाला सेंटर टेप हो या फिर ब्रिज रेक्टिफायर हो, उन दोनों की दक्षता बराबर होती है, 81.2% के आसपास होती है। वहीं अगर हाफ वेव रेक्टिफायर की बात की जाए तो उसकी 40.6% के आसपास एफिशिएंसी होती है। अभी हमारा सी उत्तर सही रहेगा, हाफ वेव का होता तो ए ऑप्शन कर सकते थे। अगला सवाल है कि डीसी जनरेटर में सामान्यतः सभी भार के लिए ब्रश की संपर्क वोल्टेज ड्रॉप को हमेशा नियतांक माना जाता है, जो कि सामान्यतः कितना होता है। कार्बन ब्रश की सबसे अधिक वोल्टेज ड्रॉप मानी जाती है और वो है लगभग 2 वोल्ट प्रति ब्रश, और जो मेटल ग्रेफाइट होती है उसका लगभग 0.5 वोल्ट के आसपास होता है। ए उत्तर सही होगा, 0.5 वोल्ट फॉर मेटल ग्रेफाइट और 2 वोल्ट फॉर कार्बन ब्रश। नेक्स्ट सवाल है स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव किस में अनुपस्थित होता है, यानी किस में नहीं पाया जाता है। ये स्ट्रोबोस्कोपिक जो प्रभाव होता है इसमें जो रोटेटिंग पार्ट होता है किसी मशीन का वो अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करता हुआ नज़र आता है।
तो ये इनकेंडिसेंट लैंप में नहीं होता, गैस डिस्चार्ज लैंपों में होता है। तो गैस डिस्चार्ज लैंप की श्रेणी में फ्लोरेसेंट लैंप, मर्करी वेपर, सोडियम वेपर ये सभी आते हैं। उद्दीप्त लैंप में इस प्रकार का कोई प्रभाव नहीं होता, गैस डिस्चार्ज लैंपों में ये पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है कि एक ही कम्यूटेटर सेगमेंट से जुड़े दो कॉइल साइड के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं। एक ही सेगमेंट का मतलब ये है कि ये जिस तरह से मान लीजिए इस तरह से है, तो यहाँ से ये कॉइल जुड़ी और इसी से वापस जा रहा है, तो दो कॉइलों के, एक कॉइल का प्रथम और दूसरी कॉइल का, पहली कॉइल का अंतिम और दूसरी कॉइल का पहला, उन दोनों भागों के बीच की जो दूरी होती है उसको फ्रंट पिच के नाम से जाना जाता है। ठीक है। कम्यूटेटर पिच इसमें तब आती जब एक कॉइल के दो एक्टिव भागों के बीच की दूरी की बात होती। ठीक है ना। ये कॉइल 1 नंबर और 3 नंबर सेगमेंट पर जुड़ी हुई है, तो इसकी ये कम्यूटेटर पिच मानी जाती। एक ही सेगमेंट से जुड़ी हुई है तो कम्यूटेटर पिच कहाँ हुआ। अभी सी ऑप्शन सही रहेगा, फ्रंट पिच आएगा। नेक्स्ट सवाल है कि वह अधिकतम वोल्टेज जो एक डायोड रिवर्स बायस में बिना क्षतिग्रस्त हुए सहन कर सकता है, तो इसे PIV कहा जाता है। पीक इन्वर्स वोल्टेज बोलते हैं इसको, सी उत्तर सही होगा। हाफ वेव डायोड में ये पीक वैल्यू के बराबर होती है, ब्रिज रेक्टिफायर में भी पीक वैल्यू के बराबर होती है, जबकि सेंटर टेप ट्रांसफार्मर दो डायोड वाले फुल वेव रेक्टिफायर जो है उसमें पीक वैल्यू के दोगुने के बराबर होती है। यानी जो शिखर मान आता है उसका दोगुना वोल्टेज का डायोड होना चाहिए, जबकि ब्रिज रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर में शिखर मान से अधिक का होना चाहिए। अगला सवाल है कि DC मोटर में बैक EMF और वोल्टेज का अनुपात क्या कहलाता है। देखो, बैक EMF एक प्रकार का आउटपुट होता है और वोल्टेज जो है एक प्रकार की इनपुट होती है, इसलिए इन दोनों का अनुपात दक्षता कहलाता है। क्योंकि बैक EMF एक तरह से ये हो गया कि वोल्टेज ड्रॉप के बाद जो भी जा रहा है बचा हुआ है ना, यानी ये इनपुट वैद्युतिक शक्ति हो गई, और ये एक तरह से वो शक्ति है जिसके बदले मशीन यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करेगी, क्योंकि जो उत्पन्न यांत्रिक शक्ति होती है वो EB × I है, बैक EMF × आर्मेचर करंट के बराबर होती है। यानी यांत्रिक शक्ति उत्पन्न करने के लिए बैक EMF उत्तरदायी होता है। तो ये इनपुट और ये आउटपुट, इसलिए एफिशिएंसी होगा, ये उत्तर सही है। एक ऐसा उपकरण जो पावर ट्रांजिस्टर की अतिरिक्त ऊष्मा से उसको नष्ट नहीं होने देता है, तो इसे हीट सिंक कहा जाता है। अभी ऊपर मैंने बताया था, थर्मल रन अवे से बचाव के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। अगला सवाल है, अल्टरनेटर की EMF की गणितीय समीकरण है 200 sin 314t, तो इसमें फ्रीक्वेंसी का मान कितना होगा। दोस्तों, टाइम के साथ ये जो वैल्यू लिखी होती है ये कहलाती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और इसको ओमेगा से दर्शाते हैं। इसका मान 2πf के बराबर होता है, यानी 314 में आपको 2π का भाग देना है। पाई का मान भी 3.14 होता है, भाग करेंगे 100 आएगा, 100/2 करोगे तो उत्तर आएगा 50 हर्ट्ज, यानी फ्रीक्वेंसी का मान कितना है, 50 हर्ट्ज है। अगला सवाल हाफ वेव रेक्टिफायर का आ ही गया, जो अभी मैंने बताया था। हाफ वेव रेक्टिफायर की PIV पूछा है, शिखर मान के बराबर होती है। अगर ब्रिज रेक्टिफायर का पूछा तब भी A उत्तर होता, सेंटर टेप फुल वेव के लिए पूछ लेता तो B उत्तर सही होता। नेक्स्ट सवाल है कि जो प्योर वाटर होता है यानी शुद्ध पानी होता है वो क्या है, किसका एग्जाम्पल है, तो वो अचालक का उदाहरण है। शुद्ध वाटर में धारा का प्रवाह नहीं होता। सिंक्रोनस मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाना है, क्या करेंगे इसके लिए, तो डैम्पर वाइंडिंग की जाती है। डैम्पर वाइंडिंग एक सिंक्रोनस मोटर में 2 काम करती है, उसे सेल्फ स्टार्ट भी बनाती है और उसमें हंटिंग को भी दूर करती है। नेक्स्ट सवाल है, सीरीज रेजोनेंट परिपथ का पावर फैक्टर कितना होता है। रेजोनेंस परिपथों का पावर फैक्टर हमेशा इकाई होता है, चाहे वो सीरीज रेजोनेंट हो चाहे वो समांतर रेजोनेंट हो। अगला सवाल है कि एक ऐसी विद्युतीय प्रणाली में निम्न पर विचार करें। 25 किलोवोल्ट, 3.3 से 33 किलोवोल्ट और 66 kV से 765 kV, ये तीनों किस प्रकार की वोल्टेज है। ऑप्शन दिया है ट्रैक्शन यानी कर्षण वाली, जनरेशन उत्पन्न वाली, और ट्रांसमिशन यानी संचरण वाली। तो देखो भाई, 25 किलोवोल्ट रेलवे में काम आती है, इसलिए ये ट्रैक्शन वोल्टेज हो गई। 3.3 से 33 है, ये जनरेटिंग वोल्टेज हो गई, और 66 से 765 kV है, तो ये ट्रांसमिशन वोल्टेज हो गई।
आपका उत्तर ए सही होना चाहिए यहाँ पर, ट्रैक्शन, जनरेटिंग और ट्रांसमिशन। अगला सवाल है, एक शंट जनरेटर 200 वोल्ट पर 20 एम्पियर की लाइन धारा लेता है। आर्मेचर का प्रतिरोध 1 ओम, फील्ड का प्रतिरोध 100 ओम। बताइए इसकी दक्षता कितनी होगी। देखो भाई, दक्षता के लिए फॉर्मूला होता है आउटपुट बटे इनपुट। ठीक है, आउटपुट जो है वो V इंटू आई से होगा, लेकिन जनरेटर है ना तो इनपुट ई इंटू आई ये होगा। जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ होता है, प्रेरित ईएमएफ इंटू ए। देखो वोल्टेज सीधा सीधा दिया हुआ है 200 वोल्ट, लोड करंट सीधा सीधा दिया हुआ है 20 एम्पियर। इसका मतलब आउटपुट 4000 है, कोई दिक्कत नहीं है, एक उत्तर तो हो गया, यानी या तो ए या बी में से उत्तर सही होगा। लेकिन अब बात करते हैं कि अगर हम बैक ईएमएफ इंटू आर्मेचर करंट करें तो इसके लिए क्या करना होगा। इसके लिए हमें आर्मेचर की वोल्टेज ड्रॉप निकालनी पड़ेगी। आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप के लिए आर्मेचर धारा के लिए फॉर्मूला क्या है, लोड करंट और शंट फील्ड करंट का योग। लोड करंट 20 एम्पियर है, शंट फील्ड करंट 2 एम्पियर आएगी। कैसे, 100 ओम का प्रतिरोध 200 वोल्ट दिया हुआ है, V बटे आर से करेंगे, उत्तर आएगा 2, तो ये आ गया आपका 22 एम्पियर। इस 22 एम्पियर को 1 ओम से गुना करेंगे तो 22 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है, तो आपका ईएमएफ कितना हो गया 222, क्योंकि VT प्लस आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप करना होगा ना, 200 प्लस 22 222। अब 222 इंटू 22 करेंगे, आपका आएगा 4884, उत्तर रहेगा ए सही। 4000 बटे 4884 यानी आउटपुट बटे इनपुट हो गया। तो बस दोस्तों यही थे आज के 25 क्वेश्चन। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। ऐप डाउनलोड नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए।